स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 11-12 चैनल पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए ऑसिलेशन लेक्चर नंबर 1। अब ऑसिलेशन की अगर बात करी जाए, या अगर हम ऐसे बोलें कि हमने अभी लास्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था। अब इसके बाद कई बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जिसको अगर मैं 40 जैसे कि ये जो चैप्टर है ऑसिलेशन, ये मुझे ऐसा लगता है कि 40 मिनट्स और 1 आवर के 2 लेक्चर में हम लोग इसे ख़त्म करने वाले। यानी कि पहली बात तो ये आपको 2 लेक्चर्स में चैप्टर मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो अगर मैं उसको 40 मिनट्स या वही जो हम लोग 50 मिनट्स के लेक्चर बनाते हैं यहाँ पे, अगर मैं उसमें हिसाब से रिकॉर्ड करूं तो वो फिर 7-8 लेक्चर शायद चला जाएगा। क्योंकि आपको शायद पता ही हो, 11th के बच्चों को अब तक तो पता ही होगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट उसके अंदर आते हैं। मतलब कई कई कंसेप्ट ऐसे हैं जो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा तक ले लेंगे। और अपने आप में बर्नौलीज थ्योरम तो 1 लेक्चर का ही टॉपिक है। ऑफलाइन में तो वो 2 से लेकर 2.5 लेक्चर तक चला जाता है, अकेला एक टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको अगर 7-8 लेक्चर्स में यहाँ लेके आऊँगा तो फिर रेलिवेंसी नहीं रहेगी। तो मैं उसके लिए थोड़ा समय निकाल के एक लेक्चर 2 घंटे 2.5 घंटे का रिकॉर्ड करके उसको 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। ऑन अदर हैंड वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। हम लोग मैंने उसको शायद 40 मिनट्स 50 मिनट्स का रिकॉर्ड कर दिया उसका एक लेक्चर, और फिर हम ऐसे 1-2 लेक्चर और रिकॉर्ड करके उन्हें कंबाइन करके आप तक लेके आएंगे। रीज़न है उसका, यार समझो आप, क्योंकि अगर एक वीडियो यूट्यूब पे 7-8 लेक्चर, देखो पेड कोर्स अलग बात होती है, बच्चा वहाँ पे पैसा देता है, पेशेंस होती है उसके पास, वो टिका रहता है। लेकिन यूट्यूब पे जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं सर 7-8 लेक्चर 9 लेक्चर भी चलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द जनता 7-8, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है, 7-8 लेक्चर नहीं देखता है। तो इसलिए उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं साइड बाय साइड। ऑसिलेशन के बाद हो सकता है शायद वही अगला चैप्टर आ जाए आपके पास यहाँ, जिसमें हम लोग उसे कंबाइन करके 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर में लेके आएंगे। चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं, और चैप्टर का नाम ऑसिलेशन है। आज अगेन क्योंकि लेक्चर 1 है, तो आज हम शुरू के 20 मिनट 25 मिनट काफ़ी बेसिक पढ़ाई को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम कैरेक्टर्स ऑफ ऑसिलेशन में मतलब मैथमेटिकल पढ़ाई थोड़ी सी शुरू कर देंगे। ये चैप्टर मैं कहूँगा डेरिवेशनल बेस्ड ज़्यादा है, और कंसेप्ट इसमें बहुत प्यारे प्यारे हैं। इस चैप्टर से एग्जाम में न्यूमेरिकल आने के चांसेस 30% होते हैं, और डेरिवेशन आने के चांसेस 70% होते हैं, क्योंकि डेरिवेशन वाइज ये चैप्टर बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है ना। ऑसिलेशन, अब ऑसिलेशन की अगर बात करें, अच्छा ये जो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल वाली बात मैंने बोली थी, सीबीएसई बोर्ड के लिए यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब ऑसिलेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक टर्म आती है हमारे पास, विच इज पीरियोडिक मोशन। देखो ऐसा कोई भी मोशन जो अपने ही आप को रिपीट करता है एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसा मोशन जो अपने ही मोशन को रिपीट करे इन सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लैनेट्स अराउंड सन के आसपास जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनका मोशन जो है वो पीरियोडिक है। लाइक अर्थ जो है वो सन के आसपास 365 पॉइंट कुछ डेज में जो है वो एक चक्कर काटती है, तो अगला चक्कर भी वो 365 पॉइंट कुछ डेज में ही काटेगी, फिर नेक्स्ट चक्कर भी वो 365 पॉइंट कुछ डेज में ही काटेगी। ऐसा नहीं हो रहा है कि अगला साल वो कह रही है कि नहीं यार मैं थक गई, मैं 300 दिन में ही चक्कर काट लूंगी, या एक दिन वो रेड बुल पी लेती है और कहती है कि नहीं मैं 400 कह रहा हूँ, नहीं मैं थक गई, मैं तो 400, उल्टा बोल दिया मैंने, नहीं मैं थक गई, मैं तो 400 दिन में चक्कर काटूंगी, और एक दिन वो रेड बुल पी लेती है और कहती है नहीं मैं आज तो पूरा एक चक्कर 300 दिन में कर दूंगी। ऐसा नहीं होता है। मतलब बात को समझना है कि पीरियोडिक मोशन में जो भी मोशन हो रहा है वो इट रिपीट्स इटसेल्फ इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हैंड्स ऑफ क्लॉक, अब जैसे कि हमारे घर में जो घड़ियां हैं उसकी जो सुइयां हैं वो एक पीरियोडिक मोशन कर रही है। कैसे? जो मिनट वाली सुई है वो हर 60 मिनट बाद एक चक्कर काटती है, फिर उसको रिपीट करती है। सेकंड वाली सुई हर 60 सेकंड में एक चक्कर काटती है और फिर उसको रिपीट करती है। आर वाली सुई हर 12 घंटे में एक चक्कर काटती है और उसको रिपीट करती है। तो वो मोशन भी कौन सा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन, है ना। और वहीं पर अगर मैं एक एग्जाम्पल और दे दूं आपको, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब जो हमारे घरों में यार नॉर्मल सा पेंडुलम, यार मतलब कि जो मतलब
समझो एक बॉब लगा हुआ है, धागा बंधा हुआ है, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, ऑसिलेशन लेक्चर 2 में हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी तो देखने वाले हैं क्लास के अंदर बड़े अच्छे। बट ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की अगर बात की जाए कि पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी को कंसिडर नहीं करेंगे यार, हम हवा को नहीं कंसिडर करने वाले ना, वो तो हम किसी भी चैप्टर में नहीं करते हैं, हम फ्लूइड्स में करेंगे बस। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉब है और वो ऑसिलेट कर रहा है, तो अगर वो एक चक्कर 3 सेकंड में काट रहा है तो अगला भी वो 3 सेकंड में ही काटेगा, फिर अगला भी वो 3 सेकंड में ही काटेगा, फिर अगला भी वो 3 सेकंड में ही काटेगा। तो जो टाइम पीरियड हो गया वो उसका सेम है, तो वो अपने ही मोशन को एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं। तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन। फिर पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन, पहली बात तो एक पीरियोडिक मोशन ही है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक पीरियोडिक मोशन ही है। इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, ये एक पीरियोडिक मोशन है। मतलब एक तो प्रॉपर्टी पक्का है कि इसमें पार्टिकल अपने ही मोशन को रिपीट तो करेगा ही, ये तो तय है, लेकिन इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है कि जो पार्टिकल है वो एक मीन पोजीशन के बैक फोर्थ आगे पीछे ऐसे मूव करता है। यानी एक मीन पोजीशन फिक्स होती है, वो उसके आगे पीछे, मतलब आगे पीछे बैक फोर्थ मूव करता है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला एग्जांपल तो सिंपल पेंडुलम ही आ गया होगा, जिस तरीके से मैं इशारे कर रहा हूं उस हिसाब से तो ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गया होगा। चलो उससे पहले मैं एक और एग्जांपल आपको दूं। मैं पहले एक सवाल पूछता हूं आपसे, कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिएगा, अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं होगा, लो जी 6 मिनट 7 मिनट को हुए, बट फिर भी एक सवाल पूछता हूं, आपके हिसाब से प्लैनेट्स का सन के आसपास घूमना, प्लीज कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिएगा, प्लैनेट्स का सन के आसपास घूमना, क्या ये ऑसिलेशन है? जल्दी से, क्या ये मोशन ऑसिलेशन है? तो आंसर है नहीं, ये ऑसिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन में एक मीन पोजीशन होनी चाहिए और प्लैनेट्स या कोई भी चीज उसके बैक फोर्थ, अगर प्लैनेट्स ऐसे मूव कर रहे होते आगे पीछे तो ये ऑसिलेशन हो जाता। यानी प्लैनेट्स का मोशन पीरियोडिक तो है लेकिन वो ऑसिलेशन नहीं है। अच्छा, इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? स्प्रिंग मास सिस्टम, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना भी है, स्प्रिंग मास सिस्टम। अब ये स्प्रिंग मास सिस्टम क्या चीज है भाई? स्प्रिंग मास सिस्टम में हमारे पास एक स्प्रिंग होगा, उसके साथ एक मास टंगा हुआ होगा। मान लो एक स्प्रिंग है, उसके साथ छोटा सा एक ज्योमेट्री बॉक्स टंगा दिया, कोई मास टंगा दिया, उसके बाद उसे पकड़ के मैंने छोड़ दिया तो वो ऊपर नीचे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। ये उसकी मीन पोजीशन हो गई, तो उसके ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, तो ये मोशन में कौन सा मोशन हो जाएगा? अगेन ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन क्या है? जब एक पार्टिकल एक सर्टेन मीन पोजीशन के बैक फोर्थ मूव करता है, ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेशन कह देते हैं। ठीक है जी, ये बात आपको समझनी है। अब ऑसिलेशन में ही एक मोशन और आता है जिसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं। यानी ऑसिलेशन में ही एक और मोशन ऐड हो जाता है विच इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी पहले पीरियोडिक पढ़ा, अब पीरियोडिक का ही टाइप कौन सा आया? ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन का ही एक टाइप आ रहा है सिंपल हार्मोनिक। अभी ऑब्वियस है कि अगर इस दुनिया में सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम की चीज़ है तो एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन भी होगा जो कि हमें 11th में नहीं पढ़ना है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम इस चैप्टर में अब आगे से SHM बुलाने वाले हैं, अगर आपके स्कूल में चैप्टर हो गया है तो मैं श्योर शॉर्ट हूँ आप ये बात जानते ही होंगे कि ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नाम है। मतलब अब ये इस चैप्टर में जो भी हम आगे के लेक्चर्स क्लास लेने वाले हैं, हर एक क्लास में बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है, बिकॉज हमें सारी पढ़ाई ही SHM के लिए कर रही है। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन। ये तो पक्का है कि ये ऑसिलेशन का ही एक टाइप है, मतलब ये तो तय है कि ये एक ऑसिलेशन मोशन ही है, ये उसी का ही एक टाइप है। तो ऑसिलेशन मोशन का एक और डिवीजन आ गया विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखो क्या होता है, हम कई फंक्शंस को साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में अभी रिप्रेजेंट करेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, आगे कुछ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल अगर आपसे मैं पूछूं
बड़ा सिंपल सा कि मान लेते हैं मेरे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है और यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और उस स्प्रिंग के साथ यहाँ पे एक मास है, ठीक है, और ये भी मान लेते हैं एक रिजिड सरफेस है और यहाँ पे फ्रिक्शनलेस व्हील्स लगे हुए हैं, इनमें फ्रिक्शन नहीं है कोई भी, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक सर्टेन अमाउंट में डिस्प्लेस करता हूँ, मैं इसको एक सर्टेन अमाउंट में अगर डिस्प्लेस कर देता हूँ, एक सर्टेन लेवल पे खींच के इसको डिस्प्लेस करता हूँ, तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि जो भी इस मास में एक्सेलरेशन आएगा, यार देखो मैं इसे खींचूंगा तो हमने वर्क एनर्जी में पढ़ा है कि मैं इसे खींचूंगा तो इसमें एक फोर्स पैदा होगी, ऑब्वियस सी बात है। या अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी पर क्या है कि अगर मैं इसे खींचूंगा तो इसमें एक फोर्स पैदा होगी जो इसकी शेप को रिस्टोर करना चाहेगी, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो मैं अगर इसको डिस्प्लेस करूंगा तो इसको छोड़ने पे इस पे एक एक्सेलरेशन पैदा होगा, मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो इसको छोड़ने पे इसके अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। क्या वो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के, कितना मैंने इसको डिस्प्लेस करवाया, क्या वो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्या वो एक्सेलरेशन कितना मैंने इसको डिस्प्लेस करवाया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? यस और नो। क्या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? यस और नो। तो आंसर इज यस। जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट कराओगे, आप थोड़ा सा खींचोगे तो थोड़ा सा तेजी से जाएगा, ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा तेजी से जाएगा, और ज्यादा खींचोगे तो और ज्यादा तेजी से जाएगा। तो बेसिकली जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट करवाओगे उतना ज्यादा उसका एक्सेलरेशन होगा, ये मानते हो? एंड सेकेंड चीज, जिस भी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट करवाओगे एक्सेलरेशन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप स्प्रिंग, मैं बस एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले रहा हूं, ये सेम काम पेंडुलम के लिए भी हो सकता है, बट अभी हमें एसएचएम को समझना है तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं अभी पेंडुलम से भी समझा दूंगा इसको। लेकिन अब आप मुझे बताओ ये माइनस साइन यहां पे क्या कर रहा है? अगर मैं इस बॉडी को इधर की तरफ डिस्प्लेस करवाता हूं तो बॉडी का एक्सेलरेशन इधर होगा, वो चाहेगा मैं इधर आ जाऊं, छोड़ने पे वो अपनी फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, अपनी वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में बढ़ाएगा, जिसका मतलब है एक्सेलरेशन इधर होगा। और अगर मैं इस स्प्रिंग को खींचने के बजाय कंप्रेस करता यानी कि दबाता तो छोड़ने पे वो इधर आता, तो जहां पे भी मैं डिस्प्लेसमेंट करूंगा एक्सेलरेशन पहली बात तो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, और दूसरी बात एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये पढ़ाई मैं सिर्फ किसके लिए ही पढ़ूं, एक स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ही पढ़ूं, ये सेम पढ़ाई हमारी किसके लिए भी लागू हो जाएगी, एक पेंडुलम के लिए भी, एक पेंडुलम के लिए भी लागू हो जाएगी। यही सेम पढ़ाई हमारी एक पेंडुलम के लिए भी लागू हो जाएगी। कैसे? ये हमारे पास एक क्या है भाई, रिजिड बॉडी है, और ये रिजिड बॉडी के साथ यहाँ पे देखो एक हमने क्या लगा दिया है, एक बॉब लगा दिया है। अब यहाँ पे इस बॉब का कुछ मास होगा, छोड़ दो। अब मैं अगर इस पेंडुलम को यहाँ से एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट करवा के ऑसिलेट करवाऊं, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, और छोड़ दूं तो ये एक सर्टेन एक्सेलरेशन से जाएगा। अब अगर मैं और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करवाऊंगा तो और ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, मैं इधर डिस्प्लेस करवाऊंगा, ये इधर जाना चाहेगा, इधर इसका एक्सेलरेशन होगा, मैं इधर डिस्प्लेस करवाऊंगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। मतलब कुछ भी कर लो, ये हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के इनवर्सली, मतलब उल्टा तो होगी, लेकिन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और यही मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, इन विच acceleration of the particle is directly proportional to the displacement from the mean position, from the mean position and always directed opposite to the direction, तो मैं अगर एसएचएम को बहुत आसान, ये सब तिगड़मबाजी तो लिखी रहती है, आपको पता ही है, किताबी भाषाएं हैं, लेकिन अगर मैं एसएचएम को बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो एसएचएम इट इज अ टाइप
ऑफ ऑसिलेशन, ये एक ऑसिलेशन ही है, आप समझें, इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच acceleration of particle is directly proportional to displacement from क्या, from mean position, displacement from mean position and opposite to it, यानी एक ऐसा हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा ऑसिलेशन है जिसमें पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कराओगे उतना ज्यादा वो तेजी से एक्सेलरेट होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट भी है डिस्प्लेसमेंट के। जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके एक्सेलरेट होगा। जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके एक्सेलरेट होने वाला है। बात समझ में आ गई? तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डन है, पक्की बात है। ओके, अब हमें इस पूरे चैप्टर में ऐसे ऑब्वियस बात है, इसके एग्जांपल मैंने 2 एग्जांपल दे ही दिया आपको। अच्छा, लिखने भी हैं क्या? ओके, लो जी, लिख भी देते हैं। वैसे पढ़ा तो दिए हैं यार। पहला तो वही है हमारे पास, सिंपल पेंडुलम, और हमें मैं यही 2 एग्जांपल पे फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही 2 एग्जांपल पढ़ने। अब मैं आपको ऐसे बोलूं, और भी बहुत सारे एग्जांपल। एक कॉर्क लो, कॉर्क, और उसको पानी पे रखो और दबा दो, छोड़ दो, वो हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। लेकिन जो पढ़ना नहीं है अभी, उस ट्रैक पे क्यों जाएं? 2 एग्जांपल जो पढ़ने हैं वही देते हैं ना, इन्हीं को आगे पढ़ना भी है। स्प्रिंग मास सिस्टम, ये भी एक प्रकार का क्या है हमारे पास, एक एसएचएम है। एसएचएम क्यों है भाई? मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया। दोनों ही केसेस में अगर आप, पहली बात तो दोनों ही ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन तो होना पड़ेगा ही, और दूसरी बात दोनों में ही एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होने के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी हमेशा ऑपोजिट रहती है। ये खेल है, ठीक है, डन है। अब हम लोग एक किसी भी एसएचएम के कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। करेक्टर्स पढ़ने से पहले यहाँ पे एक्चुअली आप कह सकते, हाँ करेक्टर्स मतलब कि आप यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लेंगे, वेलोसिटी भी पढ़ लेंगे और एक्सेलरेशन भी पढ़ लेंगे। आज हमारा मकसद एक एसएचएम में जो पार्टिकल होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसकी वेलोसिटी निकालना है और उसका एक्सेलरेशन निकालना भी है। ये हमारा मेन मकसद है आज का, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट लिखूंगा जो कि आप कह सकते हो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि सारा चैप्टर अब इस पॉइंट पे निर्भर करता है ना। तो पार्टिकल ऑफ एसएचएम डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन एंड oscillates in a way that its displacement follows sine or cosine फंक्शन। ये पॉइंट पहली बारी में रीड करके समझ में नहीं आता है, बट ये पॉइंट कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम में है, अगर चाहे वो बॉब हो, चाहे वो स्प्रिंग मास में मास हो, अगर वो एसएचएम कर रहा है, अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर मैं उसका एक ग्राफ बनाऊंगा, उसका जो फंक्शन होगा, जो मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा, वो साइन या फिर कोसाइन को फॉलो करेगा। यानी साइन और कॉस, कोसाइन इज कॉस, यानी उसका जो ग्राफ है वो साइन को या कॉस को फॉलो करेगा। अब इसको समझने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है हम इसको नॉर्मली कॉमन सेंस से समझें, जो कि अभी हम समझेंगे, और दूसरा तरीका है कि हम मैथमेटिकली शो करें कि जो एसएचएम होता है और जो साइन थीटा कॉस थीटा होता है वो एक ही बात होती है। और आज हम दोनों करने वाले हैं। आज हम इसको कॉमन सेंस से भी समझेंगे और हम इसको मैथमेटिकली भी समझेंगे, ठीक है ना। तो कैसे समझेंगे, आओ जरा देखें। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ऑब्वियस सी बात, इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन, मैं लिख भी देता हूं चलो, इन एसएचएम, हम यहां पे एसएचएम की ही बात कर रहे हैं, इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। अब एसएचएम में क्या होता है और देखें, सबसे पहली बात, आप कोई भी एक एसएचएम इमेजिन कर लो, अब वो चाहे आप अपने दिमाग में पेंडुलम रख लो, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम रख लो, हम आपस में कोई एक चुन लेते हैं पढ़ने के लिए, दोनों से पढ़ाई सेम है और दोनों के बारे में इंडिविजुअली भी आगे जाके पढ़ना, लेकिन अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक सिंपल पेंडुलम, क्योंकि वो सादा आपने देखा हुआ है अपनी लाइफ में, तो उसी को ले लेते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप सबके पास मैथ्स है तो आपको साइन थीटा का ग्राफ तो पता ही है कैसा होता है, नहीं पता तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर मुझे एक पेंडुलम के लिए ग्राफ बनाना है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू मान लो थीटा, तो कैसे ग्राफ बनेगा? सबसे पहले एक पेंडुलम शुरू होता है मीन पोजीशन से, यानी 0 से, उसके बाद हम उसको डिस्प्लेस करवाते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता है, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 पहुंचता है, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर से बढ़ता है, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव, फिर वो 0 होता है। यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा नहीं बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 था, पहले पॉजिटिव में बढ़ा, फिर नेगेटिव में बढ़ा, फिर पॉजिटिव में बढ़ा, फिर नेगेटिव में बढ़ेगा, और ऐसे करते करते ग्राफ आगे जाएगा। और आई होप आप सबको पता हो, मैथ्स वालों को तो पता ही होगा कि ये ग्राफ साइन थीटा का होता है, ये ग्राफ साइन थीटा का होता है। अब अगर मैं उसी में ही ग्राफ को मीन पोजीशन से ना शुरू करके यहां से बनाऊं कि मैंने पेंडुलम को यहीं से देखना शुरू किया और छोड़ दिया, मैं हटा दूंगा इसको, लेकिन अगर मैंने देखना ही उसको यहां से शुरू किया तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। शुरुआत कहां से हो रही है मैटर नहीं करता, उसके बाद वो फॉलो तो इसी पैटर्न को कर रहा है ना। अब अगर शुरुआत यहां से हो रही है 1 से, तो कॉस थीटा की शुरुआत 1 से होती है ना, और अगर शुरुआत 0 से कर रहे हो आप तो साइन थीटा, अगेन तभी तो और लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी ग्राफ बनाओ आप, साइन थीटा बनाओ, कॉस थीटा बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू अगेन एनसीईआरटी हम लोग सारी पढ़ाई साइन थीटा से करने वाले, लेकिन हमने अभी कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया है, बस कॉमन सेंस से समझा है कि यार ये ग्राफ तो साइन थीटा का होता है। तो जो भी पार्टिकल अगर एसएचएम में होता है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस को फॉलो कर रहा होता है, साइन या फिर कॉस को। अब अगर ऐसा है कि हम ये पता कर ही चुके हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किसका फंक्शन है, साइन का, तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन थीटा के ग्राफ को तो फॉलो करेगा, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, वो डिपेंड करता है। मान लो इसका एम्पलीट्यूड है, अगर इसका, आपको पता ना साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यहां पे 1 होती है। अब अगर एम्पलीट्यूड 1 ही है तो x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, x यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड है 2 तो यहां पे हमें लगाना होगा 2 साइन थीटा। एम्पलीट्यूड कितना होगा वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसको कितना स्ट्रेच करते हैं और फिर छोड़ते हैं, कितना डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ते हैं। अगर एम्पलीट्यूड है 3 मीटर, ये ग्राफ 3 मीटर ऊपर और 3 मीटर नीचे जा रहा है तो ये 3 साइन थीटा हो जाएगा, बिकॉज साइन थीटा की तो वैल्यू मैक्सिमम 1 है, तो अगर आपको 3 लेके जाना तो 3 साइन थीटा करना पड़ेगा। और अगर एम्पलीट्यूड a है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा a साइन थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा a साइन थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आ गया a साइन थीटा। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रीवियस चैप्टर्स में कि ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा बाय टाइम, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा बाय टाइम, तो थीटा की जगह में ओमेगा टी रख सकता हूं, तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा की जगह मैं रख सकता हूं ओमेगा टी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ, बस एक छोटी सी चीज और करेंगे, बट ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया। अगेन सारी की सारी आगे की पढ़ाई आप यकीन मानो चाहे ना मानो, जिन्होंने चैप्टर कर रखा है शायद उनको पता हो, जिन्होंने नहीं कर रखा है उनको बता दूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों बोला, आगे की सारी की पढ़ाई फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, सारी पढ़ाई अब इसके ऊपर डिपेंडेंट है।
अच्छा, अब ये ग्राफ को हमने देखना शुरू किया ओरिजिन से। अब अगर मैंने इसको देखना ओरिजिन से शुरू ना किया होता, लेट अस सपोज मैंने इसको यहां से देखना शुरू किया ही ना होता, मैंने इसको एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट से देखना शुरू किया होता, मैंने इसको एक सर्टेन एंगल से, मैथ्स के हिसाब से ये एंगल 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है ना, वो ऐसे एंगल रहते हैं। अब मैंने इसको अगर ऑब्जर्व करना शुरू एक सर्टेन फाई एंगल से किया, फाई है ना, तो क्या होगा, इफ आप कह सकते हो फाई इज इनिशियल फेज, मतलब मैंने उसको फाई इनिशियल एंगल के बाद देखा। जैसे कि यार ऐसा समझो कि मैं आपको बोलूं कि यार घड़ी में 0 बज रहे हैं और अब घड़ी में 4 बज रहे हैं, तो कितने घंटे का गैप हुआ, तो आंसर है 4 घंटे का। बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि घड़ी में 1 बज रहे थे जब हमने काम शुरू किया था, अब हमारा जो काम है वो हम 7 बजे तक कर रहे हैं, तो हमने 7 घंटे काम नहीं किया, हमने तो 6 घंटे किया ना। शुरुआत 1 से की थी, घड़ी 7 पे आके रुकी है, तो हमने काम कितना किया, 6 घंटे। ऐसे ही हो सकता है कि हम इनिशियली 0 फेज से उसे ना देखें, हम उसको देखना ही कहां से शुरू करें, 10 पे, मान लो 10 डिग्री से देखना शुरू करें और वो फर्दर ओमेगा टी 20 जाए, तो हम कहां खड़े होंगे, 30 पे। 10 वो पहले से ही था, ओमेगा टी कहता है आप कितना आगे गए एंगल वाइज, तो 20 गए, तो 10 पे आप पहले खड़े थे, 20 आप और आगे गए, तो आप एक्चुअली आप 30 पे खड़े हो। और वो 10 जो है वो इनिशियल फेज जो है उसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ऐसा है तो फाइनली हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी के साथ प्लस 5 आ जाएगा। अगेन ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। अगेन ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेसिकली। समझ रहे हो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से सारा खेल तिगड़मबाजी शुरू हो जाएगी। दोबारा समझा देता हूं, कोई भी एसएचएम, अभी हमने मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया है, बस ओरली बात की है, कोई भी एसएचएम साइन या कॉस को फॉलो करता है, हमने मन में बात कर ली, समझ लिया। अब अगर वो फॉलो करता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन थीटा होगा, लेकिन अगर उसका एम्पलीट्यूड ए है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ए साइन थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी रख दिया, और अगर इनिशियल फेज 5 है तो 5 जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं एक पार्टिकल जो एसएचएम में होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है जी, चलो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। एक एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। एज एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो तो आ चुका है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो आप सबको इतना तो पता ही है अब तक यार कि वो dx बाई dt होगा, ये तो पता ही होगा। अब तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डी ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां से हमारा कौन बाहर आ जाएगा, तो आंसर है ए बाहर आ जाएगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, और आप सबको शायद पता हो कि जो एंगल होता है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हैं, चेन रूल, और ओमेगा टी प्लस 5 में 5 कांस्टेंट है, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा हो जाएगा, डी ओमेगा टी बाई डी टी, ओमेगा बाहर आ गया, डी टी डी टी 1 हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ओमेगा हो गया। तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी हमारे पास आ जाए, ये तो मैथ्स है, मतलब ये सारा हिस्सा मैथ्स का है भाई, ये मेरे सर मत डाल देना, ये मैथ्स है। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एसएचएम आ गई, ये हमारे पास वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एसएचएम का ये हो गया, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया जो हम जानते हैं, इसको चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और ये हमारे पास वेलोसिटी एक पार्टिकल के एसएचएम की आ गई, जिसको हम सेकेंड इक्वेशन भी मान सकते हैं।
लेकिन हमारा मकसद वेलोसिटी एक्चुअली है ही नहीं, हमारा मकसद तो एक्सेलरेशन निकालना है। उसके दो कारण है, पहला निकालना है बस, और दूसरा कारण है कि हम ये शो भी करना चाहते हैं कि जो साइन और कॉस होते हैं, जो मैं काम सेम साइन से कर रहा हूं आप कॉस से भी कर सकते हैं। चलो वो होमवर्क हो जाएगा। ये एसएचएम के फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, ये हमें शो करना है। चलो उसके लिए हम क्या करें, अब उसके लिए हम लोग निकालेंगे अब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। अब जैसे हमने वेलोसिटी निकाली x को डिफरेंशिएट करके, ऐसे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे किसको डिफरेंशिएट करके, वेलोसिटी को, है ना भाई, क्योंकि होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अब यहां पे हम v को, जो कि हमारे पास है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू डी, v हमारे पास आया है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, सही कह रहा हूं, बाय क्या आ गया dt। तो यहां से हमारे पास a जो है वो बाहर आ जाएगा अगेन, और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, बिकॉज a और ओमेगा दोनों ही कांस्टेंट है। बचेगा कौन, d कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब माइनस साइन थीटा, और एंगल का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन ओमेगा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बहुत ध्यान से यहां पे एक बात सुननी है आपको बेटा, इम्तिहान की घड़ी बस करीब है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर को आप एक तरफ ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर को आप एक तरफ ले लो, और ये जो हमारा फंक्शन आया था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को आप एक तरफ ले लो। अब होशियार बच्चा समझ गया मैंने ये क्यों किया है, प्यारी समझ गए। आप बताओ ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, आंसर है एक्स है। तो इसको मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया और ये आ गया मेरे पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब कमाल की बात सुनिएगा, पहली बात तो हमारे पास एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आ गया है, जो कि हमारे आगे बहुत काम आने वाला तो है। बट उससे भी पहले एक खतरनाक चीज क्या साबित हुई है, क्योंकि ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी तो उसकी कांस्टेंट है, मैंने बताया कोई लॉस नहीं, एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि एक्सेलरेशन, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया डिस्प्लेसमेंट के, और साथ में आ गया बच्चों माइनस। खुश हो जाओ बच्चों, एक मजेदार चीज, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हमने, क्योंकि हमने साइन को और कॉस को, क्योंकि आप यही सेम काम कॉस से भी कर सकते हैं, आप यहां पे शुरुआत कॉस से कर लें, आपको लास्ट का जो एंड का रिजल्ट है एक्सेलरेशन का वो सेम मिलेगा, वो आप करके देख लेना। ऑल्दो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साइन से करना है, लेकिन हमने यहां पे सिर्फ बोला था कि एसएचएम में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो साइन को या कोसाइन के ग्राफ को फॉलो करता है, और यहां पे हमने देखो प्रूफ भी कर दिया कि अगर हम साइन के ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालते हैं तो अल्टीमेटली हमें एक्सेलरेशन माइनस ऑफ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है, जो कि एक कंडीशन है एसएचएम की। हेंस मोशन इज एसएचएम, हेंस जो मोशन हो रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये एक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि चैप्टर की पहली क्लास में ही, मैं अगेन ऑफलाइन की भी बात कर रहा हूँ ऑनलाइन दोनों की, कि हम पहली क्लास में ही एक कर लेते हैं, कभी कभार डेरिवेशन एक आध आ जाती है पहली क्लास में, लेकिन यहाँ पहली क्लास में ही आप देख सकते हैं हमने डिस्प्लेसमेंट को समझा, उससे वेलोसिटी निकाली, उससे एक्सेलरेशन निकाली, और अभी एक दो डेरिवेशन और एक और करनी है। मतलब पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि यार ये चैप्टर मैंने आपको बता दिया डेरिवेशनल बेस्ड है। इस चैप्टर से हर साल या तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन, या तो पोटेंशियल एनर्जी की, या टोटल एनर्जी की ये हिस्सा आता है, या फिर एक सिंपल पेंडुलम, या फिर स्प्रिंग मास सिस्टम ये हिस्सा आता है। मतलब ये लिखी हुई बातें हैं, ये आनी ही आनी होती है, ये हर साल आती है, इनको रोकता नहीं है कोई, मतलब ये आती ही है। कितना भी टीचर रोक ले कि इस साल डेरिवेशन नहीं दूंगा, एट द एंड डेरिवेशन देने का मन यहीं से करता है, क्योंकि बहुत अच्छी डेरिवेशन यहाँ पे आगे देखने को मिलने वाली है। चलो फिलहाल एक चीज और करते हैं आज, ठीक है, एक चीज और करते हैं।
ऐसे बस एक रिलेशन निकाल रहे हैं एक छोटा सा, जो कि हमारे अगले लेक्चर में बहुत काम आएगा। ये सारी चीज़ें हमारे अगले लेक्चर में काम आएंगी आएंगी, लेकिन एक चीज़ हमारे अगले लेक्चर में बहुत काम आने वाली है, वो क्या है? हमने अभी अभी एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। बट हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में मास भी होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, सो हमारे पास फोर्स अपॉन में मास इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्स की जगह मैं माइनस के एक्स रख सकता हूं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स की जगह मैं माइनस के एक्स रख सकता हूं, ये हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, जब हम एक स्प्रिंग के लिए जो है फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक्स से एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के की जो वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर एम आ जाएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये आगे काम आएगा, एक तो ये रिलेशन काम आएगा, और यहां से ओमेगा स्क्वायर जो है वो के बाय एम आ जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाय एम हो जाएगी। तो एक ये रिलेशन आपके काम आएगा, इसको आप सेकंड मान लो, मैं इनको लाल रंग से भी जो है वो मार्क कर दो, लेकिन ये दो रिलेशन आपके काफी काम आएंगे, ठीक है ना। आगे जाके हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब निकालेंगे, जो कि बहुत इजी होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कुछ भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, वी हमारे पास आ चुका है, वी हमारे पास ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स हमारे पास है ही, ये रहा, और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, उससे क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में एक पेंडुलम हमारे पास होगा जो ऑसिलेट कर रहा होगा, उसका टाइम पीरियड वगैरह निकालेंगे। बहुत कमाल की, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हम पेंडुलम के साथ, बहुत अजीब सी चीज़ें भी पेंडुलम के साथ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ हम लोग करने वाले हैं, और फिर हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम पे चलेंगे। चैप्टर काइंड ऑफ खत्म हो जाएगा। बट आज की अगर हम लोग बात करें तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक मैं आपको और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी कि एक वेव की टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ओमेगा क्या होता है। अरे इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई, ये भी आज करता है बिकॉज अगली क्लास में आपको काम आएगा। वो क्या है? ऑल्सो ये तो हो गया भाई, ठीक है ना। अब एक चीज और जो हमें अगली क्लास में काम आएगी वो क्या है कि ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बाय टाइम है, ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बाय टाइम है, ठीक है ना। अब अगर मैं एक वेव चलता हूं, यानी अगर मैं एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन करता हूं, तो मैथ्स के हिसाब से आपको पता है ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई है। तो जो एंगल है पूरा का पूरा वो 2 पाई होता है, और जो समय लगता है वो होता है टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी बोलते हैं। तो अगर मैं एक वेव चल रहा हूं, तो ओमेगा में थीटा जो है उसकी जगह मैं 2 पाई लिख सकता हूं। अगर एक वेव चल रहा हूं तो थीटा 2 पाई हो जाएगा, और जो टाइम है उसको हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। तो ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई बाय टी भी होगा इस चैप्टर में, और वेव चैप्टर में भी ये काम आएगा। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय कैपिटल टी। अगर आप छोटा टी डालोगे तो फिर कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन अगर आप कैपिटल टी डाल रहे हो तो मतलब आप एक ऑसिलेशन की बात कर रहे हो, और उसमें जो वो एंगल चलता है वो 2 पाई होता है। एंड अगेन आई होप आपको पता हो कि 1 अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, 1 अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू या एफ हम उससे दिखा रहे हैं, तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एफ। 1 अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा खेल जो है वो हमारे पास आ जाता है। डन है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी डाउट मन में हो किसी के तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। लेक्चर आप बताइएगा कि अगले लेक्चर में थोड़ा 1-1.5 घंटा लेके इसको ख़त्म कर दें, या फिर हम इसको 2 और लेक्चर में लें। मेरा प्लान ये है कि मैं इस चैप्टर को 2 लेक्चर में वैसे ख़त्म करूँ, ठीक है ना। ठीक है डर। बाकी पेपर वगैरह आप सबके आ रहे होंगे मुझे पता है, और हम लोग बहुत जल्द इन चैनल्स पे लाइव जाना शुरू कर देंगे 11th के लिए। 12th के लिए हम लोग थोड़ा सा गए, 9th 10th में, 10th के लिए तो जा ही रहे हैं, लेकिन 11th के लिए अभी तक हम शायद लाइव नहीं आए हैं कभी, और मुझे रिस्पांस भी नहीं पता है कि आप लोगों का कैसा आएगा, मतलब 11th का बच्चा लाइव आएगा भी पढ़ने की नहीं आएगा, क्योंकि
अगेन आपको पता है 10th और 12th वाले बच्चे बहुत सीरियसली आते हैं लाइव में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 11th का बच्चा ये ना हो कि हम तो लाइव आ जाएं, बच्चा आए ना। तो आप उसका भी एक बार जो रिव्यू है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, या हम कमेंट सेक्शन में मत बताना, मैं कम्युनिटी पोस्ट डलवा दूंगा कि लाइव आना चाहिए कि नहीं, उसमें देखते हैं क्या रिस्पॉन्स हम लोगों का रहता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पीपीटी वगैरह आपको मिल जाएगी, नीचे कहीं लिंक वगैरह होंगे। थैंक यू।